चलिए मित्रों, अद्भुत कथा को आगे बढ़ाते हैं। सबके सब चुपचाप सिर नीचे किए बैठे हैं। मालूम होता है कि भारी विपत्तियों ने घेरा हो। थोड़ी देर में एक व्यक्ति ने आकर इस निस्तब्धता को भंग किया। महाराज विशाल केसरी उस मनुष्य को देखते ही बोल उठे, नगर सेठ, क्या खबर है? क्या तुम भी नवीन समाचार लाए हो? नगर सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मैं लुट गया। मेरा सर्वस्व डाकू लूट ले गए। घर में भोजन बनाने के लिए भी उन्होंने टूटा फूटा पात्र तक नहीं छोड़ा। आप हम लोगों की रक्षा करें। इन डाकुओं ने ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि खाना पीना, सोना उठना बैठना मुहाल हो गया है। इतना कहकर वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नगर सेठ की ऐसी दशा देख महाराज ने कहा, तुम घबराओ मत, डाकुओं को पकड़ने का बंदोबस्त किया जा चुका है। मैं भी बड़ा हैरान हूं। इसी काम को करने के लिए मैंने सेनापति को बुलाया है। इसके बाद कुछ आश्वासन देकर महाराज ने नगर सेठ को विदा किया। फिर मंत्री से बोले, मंत्रीवर, क्या कारण है डाकू पकड़े नहीं जाते? क्या मेरे हुक्म की तामील नहीं की जाती? यदि ऐसा उपद्रव जारी रहा तो मालूम होता है कि एक ना एक दिन मुझ पर भी बीतेगी। मंत्री ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, आपकी आज्ञा अनुसार ही सब बंदोबस्त किया गया है। महाराज ने तो स्वयं ही राजकुमार समर सिंह को उनका पता लगाने भेजा था, परंतु सफल नहीं हुआ। मैंने भी चारों ओर जासूस दौड़ाए, मगर डाकुओं का कहीं भी पता नहीं लगा। रहे नगर का इंतजाम करने की, वह भी भली भांति कर दिया गया है। चारों तरफ दोहरा पहरा बैठा दिया गया है और कड़ाई से ताकीद कर दी गई है कि पहरे में जरा भी लापरवाही ना हो पाए। यही नहीं, वरन यह भी आज्ञा दी गई है कि रात को किसी भी मनुष्य को सड़क पर देखो तो फौरन गिरफ्तार कर लो। महाराज ने आश्चर्य से कहा, इतना सख्त पहरा होने पर भी डाकू अपना काम कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इतना कहकर वह उठ खड़े हुए और हाथ में हाथ डालकर इधर से उधर चहलकदमी करने लगे। महाराज को दुखी देखकर वहीं बैठे हुए 4-5 मनुष्य आपस में दुख प्रकट करने लगे और मंत्री से बोले, हम लोगों को क्या हुक्म है? मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जाओ, काम पड़ने पर बुला लेंगे। बैठे हुए व्यक्तियों ने बारी बारी महाराज को प्रणाम किया और महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा किया। थोड़ी देर तक इधर उधर टहलकर महाराज ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, मेरी राय है कि कल के दरबार में वीर योद्धाओं को बुलाकर इस बात को प्रकट करो और सेनापति को भी बुलाओ। मंत्री ने कहा, मेरा भी यही विचार है महाराज। दूसरे दिन का दरबार नित्य की तरह नहीं था, बल्कि आज के दरबार में तिल रखने को जगह नहीं थी। बड़े बड़े वीर योद्धा जो बुलाए गए थे अपने अपने स्थानों पर बैठे थे। सेनापति सूरसेन भी बैठे हुए थे। महाराज के आते ही सब दरबारी उठ खड़े हुए और जय घोष किया। महाराज के बैठते ही मंत्री ने कहा, वीर योद्धाओं, आप लोगों को मालूम होगा कि आज इस प्रकार का आयोजन क्यों किया गया है। इधर कुछ दिनों से दुष्ट डाकुओं को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब आप लोगों को आदेश दिया जाता है कि डाकुओं का ठीक ठीक पता लगाएं। इतना ही नहीं, बल्कि महाराज की आज्ञा है कि जो कोई 2 हफ्ते में डाकुओं का पता लगा लेगा, उसे शाही खजाने से 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इसके बाद दरबार बर्खास्त हुआ। सबके जाने के बाद एक रहस्यमय साया अपने को छुपाता हुआ एक और को चला गया। पूर्णिमा की शुभ ज्योतिष्ना फैली हुई थी, जैसे मुकुंदनी नायक शशांक अपनी 16 कलाओं और 10,000 किरणों के साथ गगन में विहार कर रहे थे। अंधकार का कहीं चिन्ह भी नहीं था। अर्धरात्रि का समय था। शीतल मंद बयार बह रही थी।
उसी पहाड़ी वाले मकान से कुछ मंद मंद झनकार सुनाई पड़ती है। यहां पर हमारे हीरो शक्ति सिंह को कैद किया गया है। झनकार सुनकर शक्ति सिंह चकित हो रहा है। झनकार कभी मंद हो जाती, कभी तीव्र हो जाती। सरदार ने शक्ति सिंह को कैद करने के लिए रतन से कहा था और रतन शक्ति सिंह को लिए हुए पहाड़ी वाले मकान की ओर चला गया था। वहां पहुंचकर रतन सिंह को लिए एक तहखाने में वह पहुंचा। लगभग 6-7 डंडे सीढ़ी उतरने पर यह दोनों एक कमरे में पहुंचे। कमरे में पहुंचकर रतन ने एक खिड़की खोली और उसी रास्ते से शक्ति सिंह को बाहर ले गया। शक्ति सिंह जब खिड़की की राह से बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। बीच में एक फव्वारा और अगल बगल क्यारियां लगी हैं। उस फव्वारे से 12 से 20 कदम की ओर एक पत्थर का घर है। रतन शक्ति सिंह को उसी मकान के पास ले गया। वहां जाने पर पता चला कि वह मकान नहीं बल्कि कैद खाना है और उसके सामान, बहुत से व्यक्ति वहां कैद हैं। लोहे के मोटे मोटे छड़ वाले दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक एक नकाबपोश नंगी तलवार लेकर पहरा दे रहा था। उनको देखते ही नकाबपोशों ने रतन को सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए उसने कहा, इसे नंबर 8 में कैद करो और होशियारी से पहरा देना। इतना कहकर रतन जिधर से आया था उधर ही चला गया। इधर शक्ति सिंह को एक मकान में कैद करके और लोहे वाले दरवाजे पर ताला चढ़ाकर नकाबपोश पहरा देने लगा। पायल के झनकार सुनकर शक्ति सिंह को आश्चर्य हुआ। वह दोनों हाथों से जंगलों को पकड़कर बाहर झांकने लगा। बाहर चहलकदमी कर रहा पहरेदार बोला, यहां से भागने का तार नहीं जम सकता, चुपचाप बैठे रहो। शक्ति सिंह ने कहा, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, मालूम नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। पहरेदार का स्वभाव अच्छा था और उसकी उम्र भी बीत चुकी थी। उसने कहा, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, यहाँ बहुत मच्छर है क्योंकि पास ही घोड़े रहते हैं। इधर थोड़े से समय में धुरंधर शक्ति सिंह ने ताड़ लिया था कि यह बूढ़ा मिलनसार है, बस इसको मिला लेना चाहिए और अपना भाग्य आजमाना चाहिए। यह सोचकर उसने पूछा, क्यों भाई, यह कैसी आवाज आ रही है? पहरेदार ने कहा, दरबार में नाच हो रहा है। शक्ति सिंह ने कहा, किसका दरबार? पहरेदार ने कहा, हमारे सरदार का। शक्ति सिंह ने पूछा, तुम्हारे सरदार का क्या नाम है? पहरेदार ने कहा, नाम पूछते हो, मैंने तो आंख से देखा तक नहीं। शक्ति सिंह ने पूछा, तुम यहां कितने दिनों से काम करते हो? भाई मुझे तो तुम पर बड़ी दया आ रही है। पहरेदार ने कहा, मुझे यहां काम करते हुए आज 2 महीने हुए। भोजन पाता हूं और मालिक का काम करता हूं। शक्ति सिंह ने कहा, क्या बता सकते हो कि मुझे क्यों पकड़ा गया है? पहरेदार ने कहा, ना बाबा ना, हमें क्या मालूम, हमको जो आज्ञा होती है वो करना पड़ता है। तुम्हारा कहाँ मकान है? इतना कहकर जंगले के पास एक चौकी पर बैठ गया और तंबाकू मलने लगा। शक्ति सिंह ने देखा कि वह घुलने लगा है तो वह भी ताक में लग गया। उसने कहा, क्या बताऊं भाई, मैं तो मुसीबत का मारा हूं, ना मेरा मकान है ना जोरू। इतना कहकर वह रोने लगा। भाई रो क्यों रहे हो? तुम्हें रोते देखकर मुझे भी दुख होता है। तुम्हारे ऐसा मेरा भी लड़का था मगर भगवान ने उसे जीवित नहीं रखा। इतना कहकर उस पहरेदार के आंखों से भी 2 बूंद आंसू निकले, जिसे शक्ति सिंह ने देख लिया। पहरेदार को सांत्वना देते हुए शक्ति सिंह ने कहा, बुढ़ऊ दादा, जो कुछ परमात्मा करता है वह मंगल के लिए ही करता है। इतने में दूसरा पहरेदार भी आ पहुंचा। उसने कहा, जाओ भाई, तुम्हारा पहरा बीत चुका, अब मेरी बारी है। पहले वाले ने दूसरे आने वाले पहरेदार से कहा, अच्छा मैं जाता हूं, देखो इस कैदी को कोई तकलीफ ना होने पाए, इसका ख्याल रखना। आगंतुक ने कहा, नहीं नहीं, जब तुम कहते हो
तो इसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद पहले वाला पहरेदार चला गया और उसकी जगह दूसरा पहरेदार पहरा देने लगा। शक्ति सिंह ने ऐसे मौके को हाथ से जाने देना ठीक नहीं समझा। उसने पहले पहरेदार से घबरा कर कहा, अरे भाई भाई, मुझे बहुत जोर की पेशाब लगी है, जल्दी बोलो क्या करते हो, बोलते हो या नहीं, बैठूं? इतनी बातें शक्ति सिंह ने एक सांस में कह डाली, जिससे पहरेदार घबरा गया और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शक्ति सिंह उस पहरेदार पर टूट पड़ा और बात की बात में उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे कैद खाने में कैद कर ताला जड़ दिया और चाबी लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर वह फिर लौटा और उस पहरेदार के कपड़े पहनकर हाथ में तलवार लेकर उसी खिड़की की ओर बढ़ा। जहां पहुंचकर उसने खिड़की खोली और तहखाने में आ पहुंचा और उसी सीढ़ी के द्वारा ऊपर पहुंच गया। तहखाने से सीढ़ी के द्वारा ऊपर पहुंचकर शक्ति सिंह बाईं ओर मुड़ा और एक दलान में पहुंचा। यहां आने पर उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, भागने के बजाय इस मकान में घूम घूम कर कुछ पता चाहिए। इतना सोचकर वह एक कोठरी की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह खुल गया। शक्ति सिंह भीतर गया, मगर अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बड़ी कठिनाई से वह बाएं कोने में पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि यहाँ एक सीढ़ी है। फिर क्या था, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर पुनः उसे एक दरवाजा मिला और पहले की भांति उसने उसे खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही धुंधली रोशनी दिखाई पड़ी। शक्ति सिंह उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ा। अंत में एक विशाल भवन में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि 3-4 सुंदरियां हैं। किसी के हाथ में बांसुरी है और किसी के हाथ में डफली है। कमरे की सजावट का क्या पूछना, साक्षात रनिवास प्रतीत हो रहा था। सुंदरियां बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थीं। इसके पश्चात वह आगे बढ़ा। वहां उसे एक और दरवाजा दिखाई पड़ा। शक्ति सिंह ने उसे खोला। आगे कैद खाना दिखाई पड़ा। वह समझ गया कि यहीं से मैंने गाने बजाने की आवाज सुनी थी। इस प्रकार घूमता फिरता हुआ शक्ति सिंह नीचे उतर आया और वापस उसे दलान में आ पहुंचा। अब वह यहां से दाहिनी ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे इधर भी एक दरवाजा मिला। जब उसने इस दरवाजे को खोला तो आगे एक बड़ा मैदान देखा। वह तुरंत उस मैदान में आ पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। शक्ति सिंह ने तुरंत समझ लिया कि यह वही मैदान है जहां मेरी आंखों की पट्टी खोली गई थी और नकाब पोशों से भेंट हुई थी। इस प्रकार वह सोच ही रहा था कि इतने में पूर्व से सीटी की आवाज आई। थोड़ी देर में उसी प्रकार की सीटी की आवाज उत्तर से सुनाई पड़ी और रोशनी नजर आने लगी। शक्ति सिंह ने देखा कि 5-7 युवक मेरी ओर चले आ रहे हैं। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में लोग उसी पेड़ के नीचे आए और खड़े हो गए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में शक्ति सिंह ने रतन को तुरंत पहचान लिया। इस समय रतन की कमर में तलवार और हाथ में बर्छा था। रतन ने बर्छे को कंधे पर रखते हुए कहा, मैंने इसी जगह एक आदमी को देखा था, मगर वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, तुम लोग चारों ओर ढूंढो। उन युवकों ने वहां की सारी जमीन छान डाली, मगर कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब रतन ने कहा, हरधर जाओ, एक बार कैदियों को देख कर आओ। हरधर वहां से तुरंत चला गया और थोड़ी देर में हांफता हुआ वहां आया। उसकी ऐसी हालत देखकर रतन ने ताड़ लिया कि कुछ ना कुछ गोलमाल है। उसने हरधर से पूछा, क्या बात है? हरधर ने कहा, नंबर 8 का कैदी भाग गया। रतन ने घबरा कर कहा, क्या? नंबर 8 का कैदी भाग गया? हरधर ने कहा, हाँ। रतन ने कहा, पहरेदार कहाँ है? हरधर ने कहा, वह तो कैद खाने में बंधा हुआ पड़ा है और दरवाजे का ताला लगा हुआ है।
रतन ने घबरा कर कहा, यह तो बड़ी आफत आ गई। मालूम होता है कैदी पहरेदार को बंदी बनाकर चाबी ले गया। इतना कहकर रतन ने अजीब सीटी बजाई, जिसके साथ ही साथ 15 जवान वहां आ पहुंचे। रतन ने उन लोगों से कहा, एक कैदी भाग गया है, तुम लोग चारों ओर ढूंढो और सब मुहानों पर पहरा लगा दो। रतन ने यह कहकर उन सबको विदा किया और मैदान में भी 4-5 आदमियों का पहरा बैठा दिया। उसके बाद वह चला गया। पहरेदार के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। रतन ने अपने हाथ से उसके बंधन खोले और उससे कैदी के बारे में पूछा। पहरेदार ने कहा, जब मेरे पहरे का समय आया तब मैंने जगपति सिंह को जाने के लिए कहा। जगपति ने जाते हुए मुझसे कहा कि देखना, इस कैदी को कोई तकलीफ ना होने पाए। मैंने कहा कि कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद जगपति चला गया और मैं अपना काम करने लगा। थोड़ी देर में यकायक वह घबरा कर बोला, भाई मुझे बहुत तेज पेशाब लगी है, खोलते हो या नहीं। उसकी आवाज में ना जाने कहाँ की शक्ति थी कि मैंने कुछ न कहा और चुपचाप दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वह मेरे ऊपर झपटा और एक ऐसा घुसा मेरी नाक पर मारा कि मैं समझ न सका। तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तब मैंने अपने आप को बंधा हुआ कैद खाने में पाया। इतना कहकर वह पानी मांगने लगा। एक युवक ने उसे पानी लाकर दिया। उसने पानी पी लिया। फिर उसने कहा, मैं समझता हूं इस काम में जगपत का जरूर हाथ है, उसको पकड़ना ही ठीक होगा। रतन ने कहा और चल पड़ा। वे लोग जगपत सिंह के डेरे पर पहुंचे। उस समय सुबह होने वाली थी। रतन ने दरवाजे पर धक्का देते हुए जोर से पूछा। रतन ने दरवाजे पर धक्का देते हुए जोर से पुकारा, जगपत सिंह, ओ जगपत सिंह। जगपत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सबके सब एक बारगी उस पर टूट पड़े। रतन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्यों बे, तुझे मालूम है कि कैदी भगाने का क्या दंड प्राप्त होता है? जगपत सिंह आश्चर्य से सबका मुंह ताकने लगा। उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकला। रतन ने कड़ी आवाज में कहा, जगपत, तुमने अच्छा काम नहीं किया। जब सरदार को पता चलेगा कि तुमने कैदी को भगा दिया है, उसी समय तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सूली का नाम सुनते ही बेचारे बूढ़े दादा जगपत सिंह के देवता कूच कर गए। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जगपत की ऐसी हालत देखकर रतन ने 2 व्यक्तियों के हाथ में उसका भार सौंपा। बाकी व्यक्तियों को लेकर पुनः वह उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जिस पर शक्ति सिंह बैठा था। जिस समय यह लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे, सूर्य अपनी समस्त किरणों के साथ चमक रहा था। रतन ने अपने साथियों से कहा, आज सरदार भी यहां नहीं है, कल तक आएंगे, फिर जैसे आज्ञा देंगे वैसा किया जाएगा। तुम लोग जाओ। इतना कहकर वह जैसे ही मुड़ा कि एक नकाबपोश ने आकर उसे सलाम किया और कहा, आपकी आज्ञा अनुसार कैदी को बहुत ढूंढा, मगर उसका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने वीर सिंह और खड़ग सिंह को सरहद के बाहर भी भेज दिया था, लेकिन सब बेकार रहा। नकाबपोश की बात सुनकर रतन ने कहा, मालूम होता है कैदी हाथे से बाहर नहीं गया है। कल्याण सिंह के डेरे पर जाओ और उससे कह दो कि पहाड़ी के चारों तरफ पहरे का इंतजाम कर दे। इतना कहकर रतन ने उसको विदा किया और जेब से एक सीटी निकाल कर बजाई, जिसके जवाब में उत्तर से सीटी की आवाज आई। 10-15 मिनट में 2 नकाबपोश आ गए। रतन ने उनसे कहा, तुम इस स्थान पर पहरा दो, कैदी अपने मकान में ही है। इतना कहकर उसने दूसरे नकाबपोश से कहा, और तुम फव्वारे के पास जाओ। दोनों नकाबपोशों ने कहा, जो आज्ञा। पहरे का पूरा पूरा इंतजाम करके रतन अपने बैठके में गया। कागज कलम निकाल कर उसने एक पत्र लिखा और एक नकाबपोश को देते हुए कहा, यह चिट्ठी अभय को देना और कहना कि इसे सरदार के पास पहुंचा दे।
नकाब पोश पत्र लेकर एक और चला गया और रतन दूसरे कमरे में घुस गया। शक्ति सिंह को पेड़ पर बैठते बैठते रात हो गई। नीचे पहरे के कारण उसे उतरने का मौका नहीं मिला था। पेड़ बहुत बड़ा था, उसके आकार से ही लगता था कि यह कम से कम 200-300 वर्ष पुराना पेड़ होगा। इसके नीचे प्रचंड धूप से घबराए हुए 200 व्यक्ति आराम कर सकते थे। जब कभी विशेष काम होता था तब इसी पेड़ के नीचे सरदार की सभा लगती थी और विचार विमर्श होता था। तभी 4-5 नकाबपोश हाथ में मशाल लेकर उस पेड़ के नीचे आए। उसमें से एक ने पहरेदार से कहा, आज यहां सरदार की बैठक होगी, जाओ जल्दी से इंतजाम करो। इतना सुनकर पहरेदार चला गया और थोड़ी देर में 4-5 व्यक्तियों के साथ बिछावन ले आया। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में वहां पर दरी बिछा दी गई। 100 आदमियों के लिए बैठने का इंतजाम हो गया। एक व्यक्ति ने ठीक उसी पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी रख दी। दूसरे व्यक्ति ने उसी टेबल के दाहिनी ओर एक जलती हुई लंबी मशाल गाड़ दी। धीरे धीरे वहां की जमीन नकाब पोशों से भर गई। थोड़ी देर में बिगुल बजा और एक नकाब पोश आया। उसके आते ही सब उठ खड़े हुए और वे सरदार की जय का नारा लगाते हुए बैठ गए। नकाब पोश उस कुर्सी पर बैठ गया और सबको संबोधित करते हुए बोला, साथियों, आज आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया गया है कि सरदार इतना ही कह पाया था कि रतन भागता हुआ वहां आया। उसने सरदार के कान में कुछ कहा जिससे सरदार की हालत खराब हो गई और वह बहुत बेचैन हो गया। उसके मुख से पसीना छूटने लगा। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस समय रतन सिंह ने ऐसी खबर सुनाई है कि मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए आज की सभा और किसी दिन होगी। अब आप सब लोग जा सकते हैं। अब रतन और सरदार को छोड़कर कोई नहीं रह गया था। सबके जाने के बाद सरदार ने कहा, रतन सिंह, तुम्हारी क्या राय है? इतना कहकर उसने अपना नकाब उतार कर टेबल पर रख दिया। शक्ति सिंह जो कि पेड़ पर बैठ के यह सब कार्रवाई देख रहा था, सरदार का चेहरा देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके मुख से आश्चर्य भरे कुछ शब्द निकल पड़े। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।